नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा आज अपने वसा की क्लास लेकर के आई हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरह आज हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आज हम वसा को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, वसा। तो आज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पहले मैंने पोषक तत्वों को बताया था, ठीक है। पोषक तत्वों को बताया था कि कितने पोषक तत्व होते हैं कुल, ठीक। बार बार फिर से रिपीटेड। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और वसा, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वसा। वसा जो है वो भी एक तरह का पोषक तत्व है। जिस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन है, उसी तरह क्या है, वसा भी हमारे बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है पोषक तत्व है। ये भी क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वसा है क्या, वसा का काम क्या है, वसा हमारे बॉडी पे वर्क कैसे करता है और वसा कैसे हमको एनर्जी देता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह से प्रोटीन या जिस तरह से अन्य पोषक तत्व हमें एनर्जी देते हैं, वसा वैसे ही एनर्जी देता है। और ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन के किन किन चीजों में वसा हमें मिलती है, ठीक है। आज इसको हम एक एक करके मतलब पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वसा, फैट, ठीक है। फैट मतलब ही होता है वसा, ठीक है। फैट का मतलब क्या हो गया, वसा, और इसको हम बोलते हैं लिपिड्स। आप कहीं कहीं पे इसको देखेंगे लिखा होगा वसा ब्रैकेट में लिपिड्स, ठीक है। वसा, लिपिड्स। वसा क्या है, वसा मतलब कि फैट, ठीक है। और लिपिड्स ये भी क्या है, वसा का ही एक समतुल्य पदार्थ है। वसा होती कैसी है, वसा छूने में चिकनाई युक्त होती है। जैसे हमने प्रोटीन के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। उसी तरह से फैट क्या होता है, ये मतलब स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। और इसको जब हम टच करते हैं तो ये चिकनाई युक्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि वसा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है, कार्बन की उपस्थिति है। जैसे हमारा जो हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन जैसे हमारा प्रोटीन था, जैसे कि प्रोटीन था तो वो भी क्या था, प्रोटीन भी हमारा जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या मिला था, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसी तरह से क्या था, हमारे प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा, उसी तरह से हमारे वसा में भी क्या मिला है, वसा में भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। तो सेम इसका भी स्ट्रक्चर वही है जैसे कार्बोहाइड्रेट का है, जैसे प्रोटीन का है। इसमें भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक। और
कार्बन में क्या होता है, इसमें भी जो हमारा, जैसे कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या थे, वो ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज की उसमें संख्या अधिक होती थी, वो ग्लूकोज से मिलकर स्ट्रक्चर बनाते थे। और हमारा जो प्रोटीन था वो क्या था, अमीनो एसिड उसमें थे। और ये जो है हमारा वसा में क्या है हमारे, इसमें ग्लिसरीन एवं वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लिसरीन एवं वसीय अम्ल होते हैं। ठीक, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते थे तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें 4.2 एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम अगर हम वसा लेते हैं तो क्या होता है, हमें 9.2, ठीक है, 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 9.2 मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दोनों का 2 गुने से भी अधिक। ठीक है, 2 गुने से भी अधिक क्या कर रहा है, ये हमें एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो क्यों ना हम 2 चम्मच तेल पी के ही दिन भर रह जाए, खाना खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या है, वसा क्या है, चिकनाई युक्त पदार्थ है। ठीक, तो हम घी है, तेल है या फिर ऐसी चीजों को ले करके क्या करें, एनर्जी ले लें। हमको खाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। क्यों, हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा ऊर्जा तो हमें क्या है, वसा में मिल रही है, लेकिन फिर भी हम उस पर निर्भर है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जो हमारी वसा है, जो हमारे वसा का स्ट्रक्चर है, जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, जो कि कार्बोज में भी है, प्रोटीन में भी है और वसा में भी है, ये तीनों में ही ये स्ट्रक्चर है। तो क्या कर रहे हैं, ये हमें तीनों मिलके एनर्जी देने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन वसा में क्या है, इनकी मात्रा अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षाकृत वसा में क्या है, इनके पॉलीमर, वसा के पॉलीमर की संख्या क्या है, अधिक संघनित है या जटिल है। जो क्या है, अगर कोई भी टाइट चीज है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने में क्या होता है, टाइम लगता है, या वो सख्त होती है चीज तो वो जल्दी नहीं टूटती है। तो फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो सख्त चीज है उसको तोड़ने में हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है। तो इसी तरह से ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन भी हमारा अमाइनो एसिड से डाइजेस्ट हो जा रहा है। लेकिन वसा क्या है, वो जब डाइजेस्ट होने की बात होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेती है। तो इसीलिए क्या होता है, वसा को हम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, कठिन होता है उसको डाइजेस्ट करना। इसीलिए क्या करते हैं, हम वसा की मात्रा को कम लेते हैं। चलिए हम इसको तुलना करके, मतलब कंपैरिजन करके पढ़ते हैं कि कार्बोज, प्रोटीन और वसा में क्या क्या सिमिलर है और कैसे कैसे इसको हम लेते हैं। तो देखिए, कार्बोज में 4.2 एनर्जी, प्रोटीन में भी 4.2 एनर्जी। ठीक है, इसमें 9.2 एनर्जी मिलती है। ठीक, ये भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। फिर ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तीनों क्या है, तीनों ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। एनर्जी क्या दे रहे हैं, ये 4.2, प्रोटीन भी 4.2 और वसा क्या है, 9.2। ठीक है, इतना हम समझ लिए कि वसा क्या है। वसा क्या है, वसा एक जो है चिकनाई युक्त पदार्थ है, जो क्या है, छूने पे चिकनाई का अनुभव देता है। और इसको क्या करते हैं, इसको भी हम ऊर्जा के रूप में लेते हैं
हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में वसा का भी एक महत्वपूर्ण भाग है, या एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो वसा भी प्ले करती है। जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बताया था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमें ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज से क्या करता है, ये ऊर्जा देने का काम करता है। ये प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, साथ में टूट फूट की मरम्मत और हमारे जो टिश्यूज हैं इन सब का निर्माण करने का काम करता है। और वसा भी क्या होती है, वसा भी हमें एनर्जी ही देने का काम करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बताया कि ये कितनी एनर्जी देती है और ये किन किन उससे मिल करके बनी हुई है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये हमें मैंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। फिर अब जो प्रोटीन है इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है, नाइट्रोजन भी मिला हुआ है। मैंने बार बार बताया था कि हम प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी इसको कहा जाता है। ठीक, उसी तरह से क्या होता है कि हमारी जो वसा है, ठीक, ये भी वसा क्या है, ये जैसे कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और वसा में क्या होता है, हमारे ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल मैंने बताया था कि जब ये पोषक तत्व हम भोजन से लेते हैं, जब इसको हम भोजन के द्वारा कंज्यूम करते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये टूटता है। टूटता है, कैसे टूटता है, इसपे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है। मैंने सब में बताया था। ये प्रोसेस सारे जो है पोषक तत्वों पे होती है। तो फिर क्या होता है, कार्बोज जब टूटता है तो टूटकर क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं में ये विखंडित हो जाता है और फिर क्या होते हैं, ग्लूकोज के अणु मिल करके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कितने टाइप का होता है वो सब मैंने बताया ही था। फिर इसमें क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड में टूटता है। ये भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड में टूट करके हमें एनर्जी देते हैं। और फिर जब ये वसा होती है, जब ये हमारी वसा टूटती है, तो वसा टूट के क्या करती है, एक अणु ग्लिसरॉल, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया। जब कार्बोहाइड्रेट पे प्रक्रिया होती है हाइड्रोलाइसिस की, ठीक है, तो ये ग्लूकोज फॉर्म में टूट जाता है। प्रोटीन पे अगर ये प्रक्रिया होती है तो ये अमाइनो एसिड फॉर्म में टूट जाता है। और जब यही प्रक्रिया वसा पे होती है तो वसा क्या करती है, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूट जाती है। ठीक है, अब यही एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर के क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, जब जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बताया था ना, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिड बॉन्ड, ग्लाइकोसिड बॉन्ड। जैसे कि आपने जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, जैसे ऐसे करके बना रहता था ना, तो इसी तरह से क्या होता है,
ये ग्लाइकोसिड बॉन्ड इसको बोलते हैं। इसी तरह इसमें भी बना होता था, तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जब यही चीज हमारे वसा में जुड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इतना समझ में आया? वसा क्या है? वसा क्या है कि एक चिकनाई युक्त पदार्थ है जो कि हाथों से छूने पे चिकनाई का अनुभव देता है। सभी जो है सभी ऑयली चीजों में, ऑयली और इन सारी चीजों में क्या होती है? वसा उपस्थित होती है। जितने भी चर्बीदार और मतलब मांस वाले पदार्थ हैं या फिर ऑयली हैं, वो क्या है? उनमें वसा उपस्थित होती है। वसा क्या करती है? हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बनता है। ठीक है, और जब ये वसा जो है हमारी डाइजेस्ट होती है या इसका जब पाचन होता है तो ये क्या होता है? ये मतलब एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटती है। ये जुड़ी कैसे होती है? ये ईस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है और ये टूट करके एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में मतलब विभाजित हो जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि वसा क्या है, वसा में कितनी एनर्जी होती है, इनमें क्या क्या मिला होता है, इसमें किस बांड से ये जुड़ा होता है और ये टूटने के बाद हमें किस फॉर्म में मिलता है। ठीक ना? जो अब यहाँ पे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों में अब देखेंगे आप कि सेम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ? इसमें नाइट्रोजन जुड़ गया, जिससे हम इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। ठीक, उसी तरह से इसमें क्या होता है? इसमें जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, ठीक, इसका क्या होता है? इसका संयुक्त रूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता जुलता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये कम मात्रा में उपस्थित रहता है। कम मात्रा में उपस्थित रहने के कारण ये सांद्रता मतलब सांद्रता इससे हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है? ये मतलब कम जो है, जैसे कि इसको तोड़ना क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। जबकि कार्बोज में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसलिए उसको तोड़ना सरल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। सबसे कम मात्रा में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? सांद्रता हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है? वसा का पाचन कठिन हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वसा का पाचन कठिन हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, ये तो मैंने बताया है कि वसा क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक, और ये ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। एक अणु ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ठीक है, और 3 वसीय अम्ल या फैटी एसिड। ठीक ना? एक चार्ट के माध्यम से मैंने समझा दिया है। तो क्या है कि एक अणु ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एवं 3 फैटी एसिड का मिश्रण होता है। इसमें भी कार्बोज की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका पाचन जटिल होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, और ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या करता है? हमें 9.2 कैलोरी एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, ठीक, भारतीयों के खाने में क्या है? 10 से 30% तक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। एक फूड पिरामिड करके, फूड पिरामिड ऐसे बना होता है। ठीक है, एक फूड पिरामिड करके हमारा जो है
चार्ट है और ये एक मतलब हमारे सिलेबस में ही है। तो उसमें क्या होता है, वसा की मात्रा सबसे ऊपर होती है, यानी कि हमें सबसे कम मात्रा में क्या है, वसा से लेना होता है। ठीक है, 10 से 30% तक क्या है, ऊर्जा उनको वसा से मिलती है। तो वसा क्या है, वसा तेल में मतलब तेल प्राकृतिक रूप से जंतु जगत एवं वनस्पति जगत में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, वसा जो होती है इसका पाचन जो होता है ये बहुत ही कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो पॉलीमर है उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। जैसे कि ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो वसा होती है वो जल में क्या होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है, जबकि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम आदि में वसा आसानी से घुल जाती है। ठीक है, वसा क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है, जबकि ये कार्बनिक घोलकों में क्या होती है, जैसे कार्बनिक घोल क्या है, बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोलियम है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इन सारे चीजों में क्या होता है, ये आसानी से घुल जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। वसा क्या है, हमें पेड़ पौधों के बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, यकृत आदि से मिलती है। ठीक है, अब जो है हम ये जान लेते हैं कि जो वसा है ये हमें मिलती तो है, मैंने इसी में बताया है कि ये क्या है, ये हमें पेड़ पौधों के बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, यकृत आदि में मिलती है। ठीक है, वसा में और तेल में क्या अंतर होता है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापक्रम में ठोस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापक्रम पर ठोस रहता है वो क्या होता है, वो वसा होता है। ठीक है, मतलब कि वो पिघलता नहीं है, और जो इस तापक्रम पर क्या होता है, द्रव के रूप में रहता है, वो तेल होता है। ठीक है, तेल क्या होती है, हमारी असंतृप्त वसा होती है, और हमारा जो है वसा क्या है, ये संतृप्त होता है। ठीक है, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका संगठन है, आगे हम इसको भी बताएंगे कि ये जो हमारे एक अणु ग्लिसरॉल है और 3 हमारे फैटी एसिड हैं वो कैसे कैसे होते हैं। लेकिन इसके पहले चलिए हम, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि इसको हम तुलना करके या फिर कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, तो उसी तरह से चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ते हैं कि जो हमारा ये वसा है इसका भी जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, या इसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, लिपिड्स का वर्गीकरण, वसा या फैट का वर्गीकरण। ठीक है, इस तरह से।
आगे जैसे क्या है कि हमारा जो वसा का चैप्टर है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा, वो क्या है उन सबसे थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसको समझना है अच्छे से, धीरे धीरे करके एक एक चीजों को हम बताते चलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ये वसा है, जैसे कि आप अभी कहेंगे कि मैम ने संगठन तो पहले नहीं बताया, ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये हमें मिलता कहाँ से है, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको आगे समझेंगे कि किसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैंने स्किप किया है, आप पहले इसे समझ लीजिए, फिर उस चीज को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे बता देते हैं कि जो हमारा ये है ग्लिसरॉल है, ये अल्कोहल और कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बना होता है। ठीक, और जो हमारे 3 अणु और हैं फैटी एसिड के, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीजें होती हैं, लेकिन क्या होता है ये अपेक्षाकृत, जैसे कि हमारा एक अणु जो ग्लिसरॉल है, एक अणु ग्लिसरॉल, संगठन में लिख दे रही हूं यहां पे, एक अणु जो हमारा ग्लिसरॉल है, इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल और कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, ये तत्व मिले होते हैं। ठीक, एक अणु ग्लिसरॉल में, और जो हमारे 3 फैटी एसिड होते हैं, 3 फैटी एसिड, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी सेम यही चीजें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक अणु है तो इसकी जो श्रृंखला होती है वो छोटी होती है, लेकिन जब ये फैटी एसिड की श्रृंखला हम देखते हैं तो फैटी एसिड की श्रृंखला क्या होती है, लंबी होती है। लंबी होती है, ठीक है ना। तो इसके संगठन में हमने बताया था ना कि अभी मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है जब ये हमारा टूटता है, हमारी वसा, जब वसा हमारी टूटती है तो क्या होती है, जब इस पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, तो क्या होगा, जल अपघटन की प्रक्रिया के बाद ये एक अणु ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड में टूट चुका है। 3 फैटी एसिड में टूटने के बाद क्या होता है, ये जो है हमारा मतलब एक अणु ग्लिसरॉल में अल्कोहल और कार्बनिक मिले होते हैं, कार्बनिक तत्व, और 3 फैटी एसिड में भी अल्कोहल और कार्बनिक तत्व ही मिले होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत ग्लिसरॉल की जो श्रृंखला होती है वो छोटी होती है, और जो हमारे फैटी एसिड की श्रृंखला होती है वो लंबी होती है। ठीक है, और ये फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नॉर्मली फैट का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका संगठन, उसके संगठन में जो हमारा टूट के मिला है उसमें क्या है, हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, और इसमें क्या है, इसमें फैटी एसिड में 2 पार्ट हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ये पूरा अच्छा खासा मतलब इसमें है विस्तृत, इसको समझना होगा, धीरे धीरे करके इसको मैं एक एक करके समझाऊंगी। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। सेम जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा था, और हमने जो है प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा था, उसी तरह से सेम वसा या लिपिड्स का भी वर्गीकरण होता है। ठीक है ना, सेम वही चीजें हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे प्रोटीन का वर्गीकरण है, कैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह से वसा का भी वर्गीकरण होता है।
तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। वसा का वर्गीकरण, ठीक। उसमें भी हमने देखा था कि प्राप्ति के साधन के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही होगा, प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्राप्ति के साधन के आधार पर, ठीक है, और रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है। सेम हमने प्रोटीन में भी, सेम हमने कार्बोहाइड्रेट में भी, और सेम वसा में भी हम ऐसे ही इसको देख रहे हैं, संरचना के आधार पर, ठीक। हमारा प्रोटीन की तरह से इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया है कि क्या है, ये प्राप्ति के साधन के आधार पर और संरचना के आधार पर कितने तरह का होता है, ठीक। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्राप्ति के साधन के आधार पर दो तरह का होता है, उसमें भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। एक होता है प्राणिज लिपिड्स, उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन था, ठीक है, उसमें प्राणिज प्रोटीन, और ये वानस्पतिक था, इसमें लिपिड्स होगा। प्राप्ति के साधन के आधार पर क्या है, दो तरह के लिपिड्स होते हैं, पहला प्राणिज लिपिड्स और दूसरा क्या हो गया, वानस्पतिक लिपिड्स, ठीक है। क्लियर हो गया। हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर क्या है, दो तरह का लिपिड्स है, प्राणिज और वानस्पतिक, ठीक है। अब हम प्राणिज जो है, जो प्राणिज सोर्स के आधार पे हमें लिपिड्स मिल रहे हैं, उनको हम समझेंगे, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनको इनकी पौष्टिकता के आधार पर क्या किया जाता है, ऊपर नीचे करके रखा जाता है कि किसकी पौष्टिकता अधिक है। तो प्राणिज लिपिड्स की क्या है, पौष्टिकता अधिक है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, इसको हमने ऊपर रखा है कि ये प्राणिज लिपिड्स, ठीक। तो प्राणिज लिपिड्स में क्या होता है, नाम से यहाँ पे भी स्पष्ट हो रहा है, हमने प्रोटीन में भी ऐसे पढ़ा था और अभी भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि प्राणिज क्या है, प्राणिज लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो क्या है, हमें प्राणी जगत से मिलते हैं, ठीक है। प्राणी जगत से जो भी लिपिड्स हमें प्राप्त होते हैं, या जो भी मतलब हम वसा के रूप में जो भी हम लेते हैं, उसको हम प्राणिज लिपिड्स बोलते हैं। क्या क्या आ जाएगा इसमें, जैसे कि घी, मक्खन, मांस, ठीक है, घी, मक्खन, मांस, लीवर, मछली, ठीक है। घी, मक्खन, मांस, लीवर, मछली, दूध, ठीक, दूध भी लिख सकते हैं इसमें। अब क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है, प्राणिज लिपिड्स, और हमें मिल कहां से रहे हैं, जानवरों से, ठीक है। जो भी हमने जो हमारा घी, मक्खन और दूध है, वो क्या है, हमें जैसे गाय की दूध से मिलता है, ठीक है, गाय भैंस जो भी दूध है, तो ये चीजें भी हमें प्राणी जगत से ही मिल रही हैं। फिर मांस, लीवर, मछली, ये भी क्या है, हमें प्राणी जगत से ही मिल रही है। तो ये सारे क्या है, ये प्राणिज लिपिड्स है। इसमें लिपिड्स क्या होता है, ये प्रोटीन में क्या होता है, उसमें जो अमीनो एसिड फॉर्म में हमने जो हमारा मांस में उपस्थित अमीनो एसिड है, लीवर में उपस्थित अमीनो एसिड है और मछली में उपस्थित अमीनो एसिड है,
ठीक है, या ग्लूकोज है, तो क्या है, ग्लूकोज क्या हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट में ले लिया, और हमारा जो अमाइनो एसिड था वो हमने प्रोटीन में ले लिया। लेकिन जो इसमें हमारा फैट होगा, ठीक है, जो चर्बी होगी, वो क्या होगा, वो हमारा वसा के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया कि हमारा जो तीनों पोषक तत्व है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा मांस है, लीवर है, मछली है, ये तीनों क्या है, जो इसका मांस है या जो मतलब कि इसकी जो वसा है उसको हमने क्या किया, वसा के फॉर्म में या लिपिड्स के फॉर्म में लिया। ठीक है, अब आ गया हमारा वानस्पतिक लिपिड्स। वानस्पतिक लिपिड्स में क्या होगा, जो हमें वानस्पतिक जगत से मिलता है। ठीक है, वानस्पतिक जगत से जितने भी हमें मतलब तेल या फिर चीजें मिलती हैं वो क्या हो गए, वो वानस्पतिक जगत में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, डालडा, डालडा, सरसों का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, डालडा, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल। ठीक, ये सब क्या है, ये सब हमारे वानस्पतिक लिपिड्स हैं। जैसे कि डालडा क्या है, डालडा हमारा वानस्पतिक घी या तेल बोलते हैं। इस पे क्या होता है, इस पे हाइड्रोजन से क्रिया करा दी जाती है। जितने भी आपको ऑयल होंगे जो कि हार्ड मिलेंगे, मतलब कि जमे हुए फॉर्म में मिलेंगे, उन सब पे क्या होती है, उन सब पे हाइड्रोजन से क्रिया करा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जम जाते हैं। तो डालडा हो गया हमारा। अब सरसों का तेल, ये क्या है, ये भी हमें सरसों के बीज से मिलता है। तो सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर इसको हम फॉर्चून तेल या रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिफाइंड ऑयल होती है वो क्या होती है, जो कि अनाज होते हैं। ठीक है, अनाज की जो भूसी होती है, जब उस पे क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो उसको रिफाइंड करके जो ऑयल बनाया जाता है उसको हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। ये ऑयल क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। तो जितने भी यहाँ पे मतलब मैंने बताए कि क्या है, वसा को दो भागों में बांटा गया है, प्राप्ति के साधन के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो इसमें घी, मक्खन, मांस, लीवर, मछली, दूध, ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है मतलब प्राणीज सोर्स है। और जो हमारे वानस्पतिक लिपिड्स हैं, वानस्पतिक लिपिड्स में डालडा, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल, रिफाइंड। ठीक है, इतना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स क्या है, ये जो लिपिड्स होते हैं ये वसा के समतुल्य ही क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं जो कि चिपचिपे होते हैं, या फिर इनको छूने पे हम चिकनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, वसा क्या है, एक सक्रिय कार्बनिक यौगिक होती है और इसकी अत्यंत अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें ये 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, लेकिन फिर भी हम इसको कम मात्रा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डाइजेशन
बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें पॉलीमर की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पदार्थ मिले होते हैं, जैसा कि हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। लेकिन क्या होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और इसका पाचन जटिल हो जाता है। यहाँ पे मैंने चार्ट बना के समझाया था कि कैसे कार्बोज, मैंने कहा था ना कि हम कंपैरिजन करके या कंपेयर करके ही पढ़ेंगे तो ये इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो कार्बोज में मैंने जैसे बताया, अभी आगे भी बताया था कि 4.2, प्रोटीन 4.2, वसा क्या है 9.2, यानी कि आधे से भी अधिक मात्रा में। यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक, और ये क्या है, कार्बन युक्त पदार्थ है, या इसको कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है या फिर जब हमारा कार्बोज डाइजेस्ट होता है तो ये ग्लूकोज फॉर्म में टूटता है, और हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है अमीनो अम्ल फॉर्म में टूटता है, और हमारी वसा डाइजेस्ट होती है तो वो एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में टूटती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोज हमारा ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है, प्रोटीन हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वसा हमारी ईस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, क्यों ये जो है डाइजेस्ट होने में समय लगता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए क्या होता है, जब ये डाइजेस्ट होता है तो इसमें सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें बताया था मैंने कि क्या होता है कि भारतीयों के भोजन में 10 से 30% तक का ऊर्जा क्या होता है, वसा से, यानी कि जो है फैट लिपिड्स से मिलती है। वसा क्या होती है, ये जंतु जगत और वनस्पति जगत में पाए जाने वाले पदार्थों में उपस्थित रहती है। भोजन के माध्यम से क्या करते हैं, हम इसको कंज्यूम करते हैं। जब हम एक फूड पिरामिड, जब इसके बाद ही पढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि वसा की मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा, सभी पोषक तत्वों की अपेक्षाकृत सबसे कम मात्रा में दिया होता है, क्योंकि इसका पाचन कठिन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल में अघुलनशील होती है, जबकि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म आदि में क्या होता है, ये कार्बनिक घुल है। ठीक है, इसमें ये आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक, इसके बाद हमने इसका संगठन देखा था कि जब ये हमारा डाइजेस्ट हुआ तो एक अणु ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिले, तो एक अणु ग्लिसरॉल में अल्कोहल और कार्बनिक तत्व मिले होते हैं, जिनकी श्रृंखला छोटी होती है, और फैटी एसिड में क्या होते हैं, इन्हीं तत्वों से ही जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी श्रृंखला लंबी होती है। इसके बाद फैटी एसिड क्या है, 2 भागों में बटे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा, वसा का वर्गीकरण या लिपिड्स का वर्गीकरण। तो प्राप्ति के साधन के आधार पे प्राणिज लिपिड्स और वानस्पतिक लिपिड्स। प्राणिज लिपिड्स घी, मक्खन, मांस, लीवर, मछली, दूध। ठीक है, और वानस्पतिक लिपिड्स डालडा, सरसों का तेल, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, तो ये रही हमारी इतनी क्लास। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। आगे की क्लास लेके फिर नेक्स्ट हम आएंगे। धन्यवाद।